नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बजट सुनकर आपका संडे खराब हो गया या आप मंडे की तरफ फील कर रहे हैं? एक कहावत है कि संडे के दिन शेयर बाजार में नुकसान नहीं होता। आज वह रिकॉर्ड भी टूट गया। सेंसेक्स 1000 पॉइंट तक गिरा और 8 लाख करोड़ हवा हो गए। आज के बजट को अच्छा बताने के लिए टीवी पर चमचे एक्सपर्ट को भी काफी कर्तव्य करना पड़ा और जबरन बातें बना बनाकर बजट को बेहतर बताने की कोशिश करते रहे। लेकिन तमाम कर्तव्यों के बाद भी बजट में बताने के लिए उन्हें खास नहीं मिल रहा था। इस बजट में कर्तव्य पर जोर दिया गया। 3 प्रकार के कर्तव्य बताए गए। ये वही कर्तव्य हैं जिन्हें सरकार हर बजट में प्रधानमंत्री मोदी हर गांव के भाषण में कहते रहते हैं। बस इस बार कर्तव्य का नाम दिया गया और इसके पहले लक्ष्य वगैरह कहा जाता था। विजन, दृष्टि, दूरदृष्टि के नाम पर बजट को एक ऐसे लंबे भाषण में बदल दिया गया है। इसे भाषण में बदलना भी था क्योंकि लंबे समय से इसी दिशा में बजट की प्रगति हो रही थी। आत्मनिर्भर भारत, अमृत भारत, विकसित भारत, नया भारत, ये भारत, वो भारत, तरह तरह के भारत के टेम्पलेट बनाने के बाद कर्तव्य की याद आई है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। वित्त मंत्रालय जिस भवन में चला गया उसका नाम कर्तव्य भवन है। अभी मंत्रियों का नाम कर्तव्य मंत्री नहीं किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लंबा भाषण दिया कि किस सेक्टर में क्या किए जाने का विजन है, जिसके कुछ पहलुओं की हम इस वीडियो में बात करेंगे। सी प्लेन, वाटरवेज, टेक्सटाइल पार्क, खादी वगैरह सुनकर लगा इनकी तो घोषणाएं पहले के बजट में हुई हैं या सुना सुना सा लगता है कि सरकार को फिर से याद आ गया है कि अब कर्तव्य करने का भी टाइम है। हम आपको याद दिला देते हैं कि सी प्लेन गुजरात चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था। तब बहुत सारे सपने दिखाए गए। बाद में सी प्लेन बंद हो गया। 2021 के बाद से उड़ा नहीं। यहां तक कि अब तो सरकार साबरमती रिवर फ्रंट पर एयर टैक्सी लाने की बात कर रही है। लेकिन इस बार के बजट में सी प्लेन फिर से लौट आया। इससे पहले कि सपना आए, याद रखिए यह सपना आप पहले देख चुके हैं और यह टूट चुका है। कहा जा रहा है कि इससे टूरिज्म और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। 20 करोड़ की सी प्लेन परियोजना फेल हो गई। अब फिर से फेल योजना को लाया जा रहा है। पिछले साल जोर शोर से ऐलान हुआ कि पीएम इंटर्नशिप योजना युवाओं का भविष्य बदल देगी। इस योजना का बजट 95% कम हो गया है। वित्त वर्ष 25-26 का बजट अनुमान था 10,830 करोड़, लेकिन रिवाइज्ड एस्टिमेट में मात्र 526 करोड़ रह गया है, यानी 95% की कटौती। अक्टूबर 2024 में इस स्कीम के तहत कंपनियों ने 1,65,000 ऑफर दिए, लेकिन सिर्फ 33,000 छात्रों ने ही ऑफर स्वीकार किए। इनमें से भी 6,500 समय से पहले इंटर्नशिप छोड़ गए। यह हाल है इंटर्नशिप योजना का, जिसका ऐलान बजट में हुआ था। हम इस वीडियो में इसकी भी बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना। बीमा सेक्टर को उम्मीद थी कि एटीडी में छूट की सीमा बढ़ेगी ताकि लोग बीमा का प्रीमियम भर सकेंगे और अधिक बीमा ले सकेंगे। इस मामले में लोगों को निराशा हाथ लगी होगी, लेकिन इसके बाद भी बीमा को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बीमारी या हादसे के समय तुरंत पैसे का बंदोबस्त करना आसान नहीं और खर्चा इतना होता है, आप बोरी में भरकर कैश नहीं ले जा सकते। इसलिए जरूरी है कि बीमा के बारे में ठीक से प्लानिंग करें। हेल्थ इंश्योरेंस भी एक तरह की बचत है। अब तो कई ऐसे प्लान्स आ गए हैं जो पहले ही दिन से डायबिटीज, थायराइड, बीपी, अस्थमा जैसी एग्जिस्टिंग डिजीज को कवर करते हैं। अगर आप सही समय पर ऐसे प्लान लेते हैं तो आपके मंथली बजट पर बोझ नहीं पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ टर्म इंश्योरेंस की भी सही समझ होनी चाहिए, जो लाइफ इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म है।
जितनी कम उम्र में आप इसको लेते हैं उतना ही कम प्रीमियम आपको देना पड़ेगा और फिर वही प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाएगा। हर परिवार में कमाने वाले सदस्य को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि आपके ना रहने पर भी आपके परिवार को पैसों की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सही प्लान कौन सा है, इसे खरीदने से पहले ठीक से सारी शर्तों को समझ लेना चाहिए। सिर्फ 400-500 रुपए की छोटी सी रकम हर महीने देकर आप इन दोनों इंश्योरेंस में लाखों करोड़ों तक का कवर ले सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिससे आपको और जानकारी मिल सकती है। ऑनलाइन लेने पर 15 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप अपने विवेक से ही फैसला कर सकते हैं। अमृत सरोवरों को मछली पालन के रूप में विकसित किया जाएगा। अपने अपने जिले में अमृत सरोवरों का हाल देख लीजिए। 2020 में घोषणा की गई कि हर जिले के तालाब का सुधार होगा और 75 तालाब बनाए जाएंगे। 2026 में क्या हाल है, इन खबरों से आपको अंदाजा होगा और बजट की घोषणाओं को देखने का तरीका भी बदलेगा। सुनने में अच्छा लगेगा कि तालाबों में मछली पालन होगा और देश का विकास होगा, लेकिन उन अमृत सरोवरों की क्या हालत है। स्मार्ट सिटी योजना फेल हो गई, लेकिन अब सिटी इकोनॉमिक जोन का जुमला परोसा गया है ताकि आप संडे को सपना देखते रहें। राजधानी दिल्ली ही शहर के रूप में दम तोड़ रही है और सरकार सिटी इकोनॉमिक जोन बनाने की बात कर रही है। लेबल बदलने और चिपकाने में इस सरकार का वाकई जवाब नहीं। लोगों के लिए बजट बना है, 1/20 लोगों के लिए बजट बना है। किसान, गरीब और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर का बजट है। सर, लेकिन जब तक बजट का ये भाषण निर्मला सीतारमण संसद में पेश कर रही थी, लगातार मेज थपथपाते हुए प्रधानमंत्री दिख रहे थे। अच्छा, अपनी पीठ कौन नहीं एकदम चाहता है? अरे भाई, सरकार के लोग थपथपा रहे थे। उन्हें ये नहीं पता कि आज सोना चांदी कितना महंगा हो गया, सेंसेक्स बता रहे हैं क्रैश हो गया। आप सोचिए क्या हालात है। आज बीमारी की दवाइयों का इलाज नहीं आप करा पा रहे हो, आप गरीब को कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आप 1 लाख करोड़ की जो बननी थी बुलेट ट्रेन, आज 2 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन बन रही है। आपने यूपी को कोई भी एक्सप्रेस वे नहीं दिया। आप बिजली कितनी महंगी दे रहे हैं आप, और जो कंपनियां बिजली सप्लाई कर रही है वो मुनाफे में, हजारों करोड़ के मुनाफे में। तो आप किस तरह का बजट बना रहे हो, किसके लिए बजट बना रहे हो? विकसित भारत का सरकार को इस मामले में उसके कर्तव्यों की याद दिलाने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि बजट जनता के मनोविज्ञान की खास तरह से कल्पना करता है कि उसे सपना दिखाना चाहिए ताकि सपने में खो जाए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7 कर्तव्यों की बात की गई है, लेकिन 2014 के मेक इन इंडिया और 2015 के स्किल इंडिया का नाम तक नहीं आया। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर तब भी बड़ी बड़ी बातें की गई। इस बार के बजट में वित्त मंत्री स्किल इंडिया का जिक्र करना भूल गई। पीएम इंटर्नशिप योजना का जिक्र नहीं आया। लगता है सरकार मान चुकी है कि स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया वगैरह स्लोगन था, कर्तव्य था भी तो उसका नतीजा नहीं निकला। सीएजी ने बताया है कि स्किल इंडिया में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। इस बार के बजट का भाषण ऐसा था कि संडे बेकार जाने लगा। टैक्स को लेकर कुछ घोषणाओं से बजट की तरफ ध्यान जरूर गया, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं था। मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल से जो पैसा मिलेगा अब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 31 मार्च तक इनकम टैक्स का रिवीजन मामूली फाइन के साथ फाइल होगा। ITR 1, ITR 2 का फॉर्म 31 जुलाई तक ही भरा जा सकेगा। जिन बिजनेस की ऑडिट नहीं होती वे 31 अगस्त तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। अतिरिक्त 10% देकर रीअसेसमेंट के बाद रिटर्न को अपडेट किया जा सकता है। अब अधिकतम सजा 2 साल की होगी और कोर्ट फाइन में बदल सकती है। विदेशी यात्राओं, शिक्षा और मेडिकल रेमिटेंस पर TCS कम कर दिया गया है। अगर किसी को एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल से इंटरेस्ट मिलता है तो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा और इस पर किसी प्रकार का TDS माफ हो गया है। I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs and such others. जिनके पास विदेशों में संपत्तियां हैं उन्हें खुलासा करने का सरकार मौका देने जा रही है। इस फैसले से काला धन वाले को कितना फायदा होगा आने वाले समय में पता चलेगा। मोदी सरकार एक बार काले धन वालों को राहत देने के लिए वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम ला चुकी है। 2016 में सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया, जिसके अनुसार
50% की पेनल्टी चुकाकर कोई भी अपना काला धन डिक्लेयर कर सकता था। इस स्कीम के तहत 65,250 करोड़ के काले धन का सरेंडर हुआ। कुछ समय बाद ही काला धन मिटाने के नाम पर नोटबंदी लाई गई। क्या नतीजा निकला आप अच्छी तरह जानते हैं, और इस तरह से बजट के बारे में आपको कोई बताएगा भी नहीं। 2024 के बजट में निर्मला सीतारमण पहले ही घोषणा कर चुकी थी कि 50 लाख से कम का मामला होगा और 3 साल पुराना होगा तो उसका दोबारा से असेसमेंट नहीं होगा, फाइल नहीं खोली जाएगी। छानबीन के मामले में 10 साल की समय सीमा घटाकर 6 साल कर दी गई थी। 1 अप्रैल से नया आयकर कानून लागू होगा और आयकर का फॉर्म इस बार बदल जाएगा। मूल बात है 2019 से कॉर्पोरेट टैक्स छूट का लाभ उठा रहा है। भारत सरकार के टैक्स कलेक्शन में कॉर्पोरेट का योगदान अब तीसरे नंबर पर आ गया है। डायरेक्ट टैक्स का संग्रह बढ़ा है, लेकिन उसमें आम जनता का योगदान सबसे ज्यादा है। उसी ने भर भर कर टैक्स दिया है। कॉर्पोरेट ने कम टैक्स दिया और निवेश भी कम किया है। 80% टैक्स आप और हम देते हैं। वित्त वर्ष 2026 में टैक्स संग्रह के 12.5% की दर से बढ़ने का अनुमान था, लेकिन 4% भी हासिल नहीं हुआ। तो टैक्स के फ्रंट पर इस बजट में कुछ नहीं था। अगर आप टैक्स के हिसाब से बजट देख रहे थे, आपका संडे खराब हो गया होगा। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में लगता है सरकार को अब समझ आ गया है कि इस सेक्टर में विकास के लिए उसने जितने भी कर्तव्य किए, जितने भी स्लोगन बनाए, सब के सब फेल हो गए। तमाम डेटा बता रहे हैं कि 2015 में मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया के तमाशे के बाद भी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान कम ही रहा। 2006-07 में जीवीए में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 19% था, अब यह 14% पर आ गया है। निर्यात भी खास नहीं। सबको पता है चीन काफी आगे निकल चुका है। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत का स्थान एशिया में 6ठे नंबर पर है। चीन का मुकाबला करने के लिए भारत ने इस सेक्टर में अब तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया हो जिससे चीन के पसीने छूटे हो तो सरकार जरूर इसका श्रेय लेती। इसका मतलब है 12 साल के तमाम जुमलेबाजी के बाद भी भारत के निर्माता इस सेक्टर में चीन को मात देने लायक कोई उत्पाद नहीं बना पा रहे हैं। मोदी सरकार के पास अब नई आइडिया खत्म हो गई है। ये बजट भारत की कहीं अधिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों के लिए एक सवाल होके बैठा है, और खास करके ये बजट गरीब तबके के लिए इसमें कुछ नहीं है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए भी इनका कोई समाधान, सकारात्मक कोई सलाह या कोई कदम उन्होंने नहीं दिखाया। शब्दों का ऐसा जाल बुना जाता है कि आप बार बार कर्तव्य की चर्चा सुनते हैं, और सुनते हुए कई बार लगता होगा कि आपके ही कर्तव्य नहीं करने से मैन्युफैक्चरिंग में भारत चीन से पीछे रह गया। कई बार आप सोचते होंगे कि इसके पहले संकल्प या संकल्प से सिद्धि शब्द का उपयोग हुआ, उसका क्या हुआ? सिद्धि क्यों नहीं हुई? आत्मनिर्भर का इस्तेमाल हुआ, उसका क्या हुआ? विकसित भारत अब आ गया है। नया भारत के बाद कंटेनर की बात की गई। हैरानी की बात है कि इस बेसिक चीज की याद अब आई है। अब सरकार को नजर आया कि कंटेनर के निर्माण में कुछ करना है। I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. सरकार अगले 5 साल में 10,000 करोड़ की मदद करेगी ताकि कंटेनर का इकोसिस्टम तैयार हो। कंटेनर के निर्माण में इस वक्त चीन का दबदबा है। दुनिया में जितने भी कंटेनर बनते हैं उसका 95% चीन बनाता है। जाहिर है अब इस क्षेत्र में करने के लिए कुछ बचा नहीं, लेकिन एक सपना आज बजट के जरिए देश को बेचा गया। भारत सरकार की एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 1988 में इसका गठन हुआ। 2014 में इसे नवरत्ना का दर्जा दिया गया। भारत की फॉर्च्यून 500 बड़ी कंपनियों में इसका स्थान 278 है।
40,000 करोड़ की यह कंपनी है। इसका काम कंटेनर का नेटवर्क बनाना है और उपलब्ध कराना भी है। इसकी वेबसाइट में लिखा है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत सीसीआई ने 2,959 कंटेनर बनाए हैं। इसके बाद बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी लिखा है कि भारत एक साल में 30,000 कंटेनर बना सकता है, जबकि चीन एक साल में 50 लाख कंटेनर बनाता है। चीन की एक कंपनी है चाइना इंटरनेशनल मरीन कंटेनर ग्रुप। यह कंपनी अकेले साल के 20 लाख कंटेनर बनाती है। दुनिया के 5 ग्लोबल कंटेनर पोर्ट में 4 चीन के पास है। अगर वित्त मंत्री कह रही हैं कि कंटेनर के मामले में स्केलिंग अप करेंगी, तो आप समझ सकते हैं कि इस स्केल पर भारत 3,000 कंटेनर के उत्पादन से शुरू कर रहा है, जबकि चीन 50 लाख कंटेनर के उत्पादन पर पहुंच गया है। क्या इस तरह से कोई भी चैनल आपको बता रहा है कि 2014 से लगातार सत्ता में रहने के बाद मोदी सरकार का कंटेनर के सेक्टर में कितनी बड़ी नाकामी है? पूरी तरह फेल होने के बाद कंटेनर का नाम मैन्युफैक्चरिंग के कर्तव्यों में लिया गया है, तो सुनने वालों को अचानक लगेगा कोई बड़ा लक्ष्य आया है। क्या भारत 10,000 करोड़ की राशि से कंटेनर बनाने के क्षेत्र में चीन के एकाधिकार को तोड़ पाएगा, इकोसिस्टम बना पाएगा? यह सवाल है। उसी तरह से सरकार ने लिफ्ट के क्षेत्र में भी जोर देने की बात की है। क्या आपको लगता है कि सरकार की मदद से लिफ्ट के क्षेत्र में भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में झंडा गाड़ देगा? मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से फेल हो गया है। अब लगना चाहिए कि कुछ नया किया जाएगा, तो कंटेनर लिफ्ट का नाम लिया जा रहा है। अमेरिका की ओटिस, स्विट्जरलैंड की शिंडलर, फिनलैंड की कोन, जापान की हिताची और मित्सुबिशी जैसी कंपनियां लिफ्ट बनाती हैं। ये कंपनियां भारत में भी लिफ्ट बनाती हैं, लेकिन इनके कई प्लांट चीन में हैं। ओटिस के 5 प्लांट और कोन का सबसे बड़ा प्रोडक्शन प्लांट चीन में है। इस कारण लिफ्ट के उत्पादन और निर्यात के मामले में चीन लीडर बन चुका है। भारत का रियल एस्टेट सेक्टर इतना आगे आ चुका है, लेकिन लिफ्ट के मामले में भारतीय ब्रांड ने कोई खास जगह अभी तक नहीं बनाई। क्या आपको लगता है कि लिफ्ट के मामले में भारत सरकार कोई खास कर्तव्य कर पाएगी? अभी तक कर्तव्य क्यों नहीं कर रही थी? नीति और निवेश की कमी के कारण भारत लिफ्ट नहीं बना रहा है, या चीन काफी आगे निकल चुका है? यह बात आपको सरकार से पूछने की जरूरत है। सरकार ने भले लिफ्ट, फायर फाइटिंग मशीन, बोरिंग मशीन और कंटेनर बनाने के नाम पर टारगेट बनाए हैं, लेकिन इन सभी क्षेत्रों में चीन या दूसरे देश आगे निकल चुके हैं और इन्हें बनाने में पश्चिम की कंपनियों की महारत हासिल है। तो भारत के पास कोई नया प्रोडक्ट नहीं। जो प्रोडक्ट दुनिया में स्थापित हो चुके हैं, जिन कंपनियों का दशकों अनुभव है इस क्षेत्र में, उन प्रोडक्ट को वह मैन्युफैक्चरिंग के कर्तव्यों में शामिल कर चमक पैदा करने की कोशिश कर रही है। इसी तरह बायो फार्मा शक्ति की बात की गई, फिर यहां शब्दों का खेल देखिए। शक्ति लगा देने से लगेगा पूरी शक्ति से फार्मा सेक्टर का विकास हो रहा है, भारतीय संदर्भ में सोचा जा रहा है। सरकार ने कहा कि अगले 5 साल में 10,000 करोड़ दिए जाएंगे, लेकिन इस साल 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो आपको लगता है कि दुनिया के इस सबसे तीव्र कंपटीशन वाले क्षेत्र में 500 करोड़ से कुछ कर लेंगे? इसी तरह अगर आप बजट एलोकेशन को देखेंगे तो पता चलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग में अब सरकार के लिए बचा कुछ नहीं। इस सरकार ने 12 साल गंवा दिए तो शक्ति, संकल्प और कर्तव्य से वाक्यों को आकर्षक बना रही है। एक जुमला है नदी जलमार्ग का, Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years, starting with National Waterways 5 in Orissa. कब तक इस जुमले के सहारे बजट के पन्नों को भरा जाएगा? ब्रिटेन के अलावा दुनिया के तमाम देशों ने अपनी औद्योगिक क्रांतियां रेल लाइन के भरोसे की। अपने भाषण में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले 5 सालों में 20 जल मार्गों का संचालन शुरू किया जाएगा। इनसे क्या होगा, क्या हासिल कर लेंगे, अब तक क्या किया, किसी को कुछ पता नहीं। सुनकर लगेगा आपको कोई बड़ी बात हो रही है। नदियों की तरफ सरकार का ध्यान जा रहा है, अभी तक किसी ने सोचा नहीं। नया सपना लॉन्च हुआ है। कभी पटना जाइए तो इन नावों का हाल देखिए, आपको यह भी पता चलेगा बिहार की राजधानी में ही कितने लोग रोजाना नावों से यात्रा करते हैं। इन नावों का हाल देखकर लगेगा इस देश में नदियों के जलमार्ग को लेकर कोई नीति कागज में हो सकती है, मगर यहां नजर नहीं आती। इन नावों के किनारे लगने के इंतजाम भी लोगों ने खुद ही बांस की पट्टियां लगाकर की हैं।
पुराने जनरेटर से ये नावें चलती हैं और जनरेटर का धुआं हवा को प्रदूषित करता ही होगा। बिहार में हजारों नावें चलती हैं, ओडिशा, बंगाल में भी। डेक बनाने से लेकर सुरक्षा उपलब्ध कराने में कितनी नावों के संचालन में सरकार की इस नीति का योगदान है। अचानक जनवरी 2023 में एक खबर आती है कि गंगा विलास नाम का एक बड़ा सा जहाज चलने वाला है। सपने पैदा कर दिए गए कि गंगा विलास के जरिए अब बनारस से कोलकाता आप क्रू कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। फिर वो जहाज कहां गया? सरकार ने कभी नहीं बताया कि इतनी बार बनारस से कोलकाता के बीच जहाज चलाने की बात हुई, माल ढुलाई की बात हुई, उनका क्या हुआ, क्या रिकॉर्ड है, कुछ हो रहा है या बस ऐसे ही नाम के लिए पैसे फूंके जा रहे हैं। गुजरात में भी साबरमती में पानी का बड़ा जहाज चलाया गया। पिछले साल अगस्त की खबर है, यह 3.5 करोड़ के घाटे में है। पानी का स्तर कम होने के कारण चल नहीं पा रहा, कहीं यह भी बंद ना हो जाए। बस घोषणाएं हो जाती हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग सुनकर लगेगा नई संभावनाएं पैदा की जा रही, लेकिन 2016 से यह ड्रामा चल रहा है। 10 साल बाद भी इस सेक्टर की संभावनाएं आपको आश्वस्त नहीं करती हैं। 1988 में हल्दिया से इलाहाबाद के बीच पहला नदी जलमार्ग का ऐलान हुआ, राष्ट्रीय राजमार्ग का, लेकिन शुरू हुआ 30 साल बाद 2016 में। लेकिन इसके जरिए माल ढुलाई की तस्वीरें साल 2 साल में एक आध बार अखबारों में छपती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। मोदी सरकार अब तक 111 नदी राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा कर चुकी है। 2023 की संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि 63 राष्ट्रीय जलमार्गों को शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि पैसा नहीं था, स्टाफ की कमी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 63 जलमार्गों पर काम नहीं शुरू करने की सलाह दी थी। जून 2025 में जहाजरानी के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बयान दिया कि 111 नोटिफाइड जलमार्गों में से 29 ही काम करते हैं। This financial budget of 26 and 27 placed by central government, it is totally full of sound and fury. Totally it's a directionless, missionless, actionless. Economy is derailed. Anti-women, anti-poor, anti-farmers, anti-youth, anti-SC, anti-ST, anti-OBC. Education funds, education subsidy declined. Social security subsidy declined. Fertilizer subsidy declines. It is totally garbage of lies and incompetence, Himalayan incompetence. Totally economy is derailed. Now, you will see within this time, the market falls sharply. Sensex down above over 1,100 points. Nifty 50 has been below 25,000. So you can realize they have not given a single paisa to Bengal. Only one tax is there, GST. They're taking away our money and saying big talk. आर्थिक सर्वे में सरकार बात करती है, बच्चों में सोशल मीडिया की लत लगती जा रही है जिससे मोटापा बढ़ रहा है और पढ़ाई में ध्यान नहीं जा रहा। कई देशों ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने पर रोक लगा दी है। क्या भारत सरकार ऐसा करती? लगा इसकी बात हो रही है, लेकिन सरकार ने इन्हीं सोशल मीडिया का नाम ना लेते हुए इनके सहारे युवाओं को एक सपना बेचा है। इसका मतलब है अब सरकार को भी यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक से उम्मीदें रह गई हैं, लेकिन यह ट्रेन तो कब की निकल चुकी है। AVGC, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स को सरकार अब बढ़ावा देगी। 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेजों में इनके लैब बनाए जाएंगे। जिसे सीखना है वो अपने से सीख रहा है, जिसे रील बनाना है वो रील बना रहा है। सरकार इस क्षेत्र में अब क्या कर लेगी, वो क्यों घुस रही है? जिस देश में खुलकर वीडियो बनाने पर धर्म के नाम पर गुंडे धमक आते हों, FIR हो जाती है, सोशल मीडिया कंपनियों पर दबाव बनाया जाता है, वह देश इस सेक्टर में वीडियो क्रिएशन में तरक्की नहीं कर सकता। यह बेसिक बात है, लिखकर पर्स में रख लीजिए। बेशक सरकार का प्रोपेगेंडा वीडियो कुछ बेहतर हो सकता है, कुछ फिल्में बेहतर बन सकती हैं, लेकिन अब उसका भी आकर्षण जा रहा है। प्रधानमंत्री भले रील को रोजगार बता रहे हैं, लेकिन राजनीति ने रील को भी निगल लिया है। बजट की कई घोषणाओं को पढ़कर लगा कि मोदी सरकार अब उस ट्रेन के पीछे भाग रही है जो प्लेटफॉर्म से जा चुकी है। उसे लग रहा है कि देर से पहुंचने के बाद भी दौड़कर आखिरी बोगी के सहारे उस ट्रेन में सवार हो जाएगी। हम जिस बिहार में बड़े हो रहे थे 90 के दशक में, उस बिहार में मास्टर हिंदी के एक वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए कहते थे और हालत खराब हो जाती थी। हिंदी का वाक्य होता था, मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी
अनुवाद इसका अंग्रेजी में यह होता था, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। मोदी सरकार के साथ भी यही हुआ। मोदी सरकार 12 साल से बजट में इतनी कोरी कल्पनाएं भरती चली गई, उसके लिए स्लोगन गढ़ती चली गई कि अब सब कुछ थक चुका है, उसके पास नया कुछ नहीं। बजट के कारण आपका संडे खराब हो गया, इसका आपको अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने बजट पर मेरा शानदार वीडियो देखा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।